हेलो दोस्तों, इस कहानी के पहले पार्ट में हमने अपोलो 11 मिशन की डिटेल में बात करी और कुछ कंट्रोवर्शियल वीडियोस को देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आई बटन में क्लिक कर उस वीडियो को देख लीजिए। आज की वीडियो में हम उन कंट्रोवर्सीज के पीछे छुपे सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे ताकि एंड में आप खुद डिसाइड कर सके कि मून लैंडिंग वाकई में हुई थी या फिर हमें आज तक बेवकूफ बनाया गया। तो सवाल ये था कि अगर मून लैंडिंग वाकई में फेक थी तो अमेरिका के लिए ये इतना जरूरी क्यों था कि उन्हें इस कहानी को साबित करने के लिए इतना कुछ फेक करना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी का जवाब हमें मिलता है कोल्ड वॉर एरा से, जब अमेरिका और सोवियत के बीच एक अनकही जंग चल रही थी वर्ल्ड लीडर बनने की, और दुनिया के सामने खुद को बेहतर करने की कोशिश में ये दोनों एक रेस में एंटर कर जाते हैं, जहां मिलिट्री और पॉलिटिक्स के साथ साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन भी एक जरूरी हिस्सा था। साल 1957 जब सोवियत ने स्पुतनिक नाम का पहला सैटेलाइट को स्पेस में भेजकर पूरी दुनिया को हिला दिया था, ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। और उनसे compete करने के लिए साल 1958 में अमेरिका एक स्पेस एजेंसी को बनाता है और ऐसे जन्म होता है नासा का। लेकिन नासा अभी एक नया ऑर्गेनाइजेशन था, जबकि सोवियत की टेक्नोलॉजी काफी डेवलप्ड और सुपीरियर थी, जिसका सबूत उन्होंने 1961 में अपने एस्ट्रोनॉट यूरी गार्गिन को स्पेस में भेजकर दिया। On the 12th of April 1961, a Soviet Air Force pilot, Yuri Gagarin, became the first human to blast into space. यह अमेरिका के लिए दूसरा शौक था, पर रिलेटिवली नया होते हुए भी नासा ने उसी साल अपने एक एस्ट्रोनॉट जॉन ग्लेन को स्पेस में भेजकर सोवियत को बराबर की टक्कर दी। Mercury Atlas is ready, and so is the astronaut. Snorkels are open. Main chute is on green. Chute is out in reach condition. जिसके बाद दुनिया के सामने अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करते हुए प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी 25 मई को यूएस कांग्रेस के एक जॉइंट सेशन के दौरान ये अनाउंस करते हैं कि ये दशक खत्म होने से पहले अमेरिका इंसानों को चांद पर भेजकर उन्हें सेफली वापस भी लाएगा। Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. कुछ ऐसा ही वो 12 सितंबर 1962 को राइस यूनिवर्सिटी में एक स्पीच के दौरान दोबारा कहते हैं कि हम इसी दशक में चांद पर जाने के साथ साथ और भी बहुत कुछ करेंगे। इसीलिए नहीं क्योंकि ये आसान है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये मुश्किल है। We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to all. और इत्तेफाक से दशक खत्म होने के ठीक एक साल पहले अपोलो 11 मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया जाता है और अमेरिका इस स्पेस रेस को हमेशा हमेशा के लिए जीत लेता है। अब जब हम रीजन समझ चुके हैं, वक्त आ गया है इस मिस्ट्री को गहराई से समझने का। क्या अमेरिका सच में चांद पर गया था या ये सब एक केयरफुली स्क्रिप्टेड हॉलीवुड स्टाइल ड्रामा है? तो चलिए एक एक करके इन थ्योरीज को समझते हैं। पहली कंट्रोवर्सी, जब चांद पर हवा नहीं है तो वो फ्लैग कैसे हिल रहा था? तो दोस्तों, हुआ ये था कि जब नासा ने डिसाइड किया उन्हें मून पर फ्लैग लगाना है, तो उन्हें पता था कि वहाँ ग्रेविटी बहुत कम है और हवा तो है ही नहीं, जिसके कारण इस फ्लैग को स्पेशली नायलॉन मटेरियल से बनाया गया, जो हल्की भी रहे और कैमरा पे शाइन भी करे। और उसके ऊपर लगाई गई एक हॉरिजॉन्टल रॉड जो पोल के टॉप पर सेट होती है। इसका पर्पस था फ्लैग पूरा खुला रहे और एक लहराता हुआ लुक दे। आपको सिर्फ उन्हीं वीडियोस में ये फ्लैग लहराता हुआ नजर आएगा जब नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन फ्लैग के पोल को जमीन पर घुसा रहे थे या जब वो फ्लैग को एडजस्ट कर रहे थे। उस वक्त जो वाइब्रेशंस क्रिएट हुई, उन वाइब्रेशंस के वजह से ही फ्लैग थोड़ा सा हिलता दिखाई दिया, जो कि बहुत कम समय के लिए था, और उसके बाद फ्लैग बिल्कुल स्टिल था। इसके अलावा फोटोज को लेकर और भी कई सारे सवाल सामने आए हैं, जैसे कि क्यों इन फोटोज पर एक भी स्टार्स नहीं दिख रहे? कैसे एक ही फोटोज में ऑब्जेक्ट के शेडोज के डायरेक्शन अलग अलग दिख रहे हैं? या फिर एस्ट्रोनॉट्स के हेलमेट्स पर अलग अलग लाइट के रिफ्लेक्शंस कैसे दिख सकते हैं? तो दोस्तों, सच्चाई यही है कि ये पूरा सीन
अर्थ में शूट किया गया था, जिसके प्रूफ्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं। अरे अरे मजाक कर रहा था, सीरियस मत हो, और कमेंट्स में कोई कुछ नहीं लिखेगा। ओके, तो अगर बात करें इन फोटोज की या वीडियोस की, तो ये सारे फोटोज और वीडियोस डे टाइम में ली गई है। तो जो पहली थ्योरी है स्टार्स वाली, वो तो यहीं पर खत्म हो जाती है। और ये फोटोज डार्क इसीलिए है क्योंकि इन कैमरास के एक्सपोजर को रिफ्लेक्टिव सरफेसेस को कैप्चर करने के लिए सेट किया गया था। और क्योंकि मून पर सनलाइट बहुत ब्राइट होती है और हवा बिल्कुल ही नहीं होती, इसी वजह से जो लाइट है वो स्कैटर नहीं करती और ये और ज़्यादा ब्राइट लगने लगती है। उस समय के जो कैमरास थे वो इतनी ब्राइट लाइट को कैप्चर करने के केपेबल नहीं थे, जिसके कारण रिफ्लेक्टिव चीज़ें जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट, लूनर मॉड्यूल और मून का सरफेस जो जनरली बहुत रिफ्लेक्टिव होती है, वो सब फोटोज में क्लियर नजर आ रहे हैं। पर आसमान और बाकी का एनवायरनमेंट ब्राइट लाइट की वजह से बिल्कुल डार्क दिखती है, जैसे कि फोटोज रात में ली गई हो। इसके अलावा जो डिफरेंट एंगल्स में बनी शेडोज वाली थ्योरी है, वो इस वजह से होती है क्योंकि मून का जो सरफेस है वो काफी अनइवन होता है और जनरली रिफ्लेक्टिव होने की वजह से इस सरफेस पर पड़ने वाली सूरज की किरणें अलग अलग एंगल्स पर रिफ्लेक्ट होती है। जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट्स किसी सरफेस पर पड़ती है तो ये देखने में ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग सोर्सेज से लाइट आ रही है, और इसी तरह एक ही ऑब्जेक्ट के दो अलग अलग डायरेक्शंस में शेडो बन जाती है, जो देखने में काफी अजीब लगती है। इसी कारण कुछ फोटोज में एस्ट्रोनॉट्स के हेलमेट पर हमने मल्टीपल लाइट सोर्सेज देखी। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी है कि अगर नील आर्मस्ट्रांग वो पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा, तो उनकी फोटो किसने ली? और कई फोटोज में एस्ट्रोनॉट्स का फोटो खींचता हुआ रिफ्लेक्शन तो हेलमेट पर दिखा, मगर उनके हाथ में कोई कैमरा नहीं था। तो ये फोटोज किसने ली? मतलब और भी लोग होंगे वहां? तो नहीं, वहां कोई और नहीं था और उनके हाथ में कैमरास भी नहीं थे, क्योंकि ये फोटोज ली गई थी उन्हीं एस्ट्रोनॉट्स के सूट में लगी कैमरा से। और जो नील आर्मस्ट्रांग की चांद पर कदम रखने वाली वीडियो थी, वो कैप्चर की गई थी लूनर मॉड्यूल के ही साइड माउंटेड कैमरा से, जो वहां मौजूद कंप्यूटर्स के जरिए लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो इस कहानी के पहले पार्ट में हमने बज़ ऑल्ड्रिन की एक वीडियो देखी थी, जहां पर वो इस मिशन की सच्चाई को मानने से इनकार कर रहे थे। I remember my parents waking me up and we went down and we watched you guys land on the moon, No, which you was didn't. No, you didn't. what? You watched animation. So you associated what you saw with. I have very hazy memory. Not a bad line. Not a bad line. There is no such thing as gravitational pull. We lied to you. अगर ये सब सच है तो फिर वो क्या था? इसका सिंपल सा जवाब है कि वो वीडियो एक्चुअली एक एडिटेड क्लिप था जो वायरल हो गया और बज़ ऑल्ड्रिन की आंसर्स को ट्विस्ट कर कर वहां पर दिखाया गया ताकि इसका कोई और ही मतलब निकल सके। इन कंट्रोवर्शियल थ्योरीज के अलावा कई और ऐसे फैक्ट्स हैं जो ये प्रूव कर देती है कि मून लैंडिंग असल में हुई थी, जैसे कि इन एस्ट्रोनॉट्स ने मून पर लेजर रिफ्लेक्टर्स को इंस्टॉल किया था, जिन पर आज भी अर्थ से लेजर बाउंस बैक होती है ताकि अर्थ से मून की एग्जैक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट की जा सके। अब अगर कोई वहां गया ही नहीं तो ये रिफ्लेक्टर्स कौन इंस्टॉल करता? वहां तो फ्लिपकार्ट या अमेज़न की डिलीवरी भी नहीं होती। और जो 381 kg लूनर सॉइल और रॉक्स लाई गई थी, वो दुनिया के टॉप साइंटिस्ट ने एनालाइज करके ये कंफर्म किया कि ये लूनर सॉइल ही है, क्योंकि ऐसी मटेरियल अर्थ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मिशन कोई 5-10 लोगों का काम नहीं था। इसमें लगभग 4 लाख नासा के एम्प्लॉयज और साइंटिस्ट जुड़े थे। अब जरा सोचो, 4 लाख लोग एक ही झूठ इतने सालों तक कैसे छुपा कर रखते? कोई तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड करता या यूट्यूब ब्लॉग ही बना देता, ट्रूथ अबाउट मून लैंडिंग एक्सपोज्ड। अब बात करते हैं उस एक सवाल की जो हर बार इस कंट्रोवर्सी का दरवाजा खोल देता है। अपोलो 17 नासा का आखिरी मून मिशन दिसंबर 1972 में कंप्लीट हुआ था। आज उस मिशन को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी रॉकेट स्पीड से इवॉल्व हो रही है, एआई से लेकर मार्स तक की प्लानिंग चल रही है। तो फिर ऐसा क्यों है कि इतने सालों में फिर कभी कोई चांद पर जा ही नहीं पाया? तो इसके मल्टीपल रीजंस है। दरअसल 1970s के दौरान अमेरिका वियतनाम वॉर में उलझा हुआ था और गवर्नमेंट का फोकस और पैसा दोनों वॉर एफर्ट्स और इंटरनल इकोनॉमिक इश्यूज पर शिफ्ट होने लगा। इधर नासा भी ये स्पेस वॉर जीत चुकी थी
और सोवियत के साथ जॉइंट मिशंस के बाद ये स्पेस रेस लगभग खत्म हो चुकी थी। इसके अलावा अपोलो 11 के लॉन्च के दौरान लिटरली पूरी दुनिया टीवी के आगे चिपकी थी। 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग वहां प्रेजेंट थे और 3493 तो केवल जर्नलिस्ट आए थे इस इवेंट को लाइव कवर करने, जो अमेरिका और 55 अलग अलग देशों से थे। उस समय पर इस मिशन का टोटल कॉस्ट था $355 मिलियन, जो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद बराबर है आज के टाइम के $2.97 बिलियन की। लेकिन अपोलो 17 तक आते आते मून को लेकर लोगों का फैसिनेशन, उनका इंटरेस्ट लगभग खत्म हो चुका था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां अपोलो 11 को लाइव देखने के लिए 1 मिलियन लोग आए हुए थे, वही अपोलो 17 के टाइम पर ये सिर्फ 5 लाख लोग थे। इस समय तक लोग लिटरली गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने लगे थे कि जितना पैसा आप इन स्पेस प्रोग्राम्स पर खर्च रहे हो, उन्हें पब्लिक प्रोजेक्ट्स पर क्यों नहीं कर रहे। और बात सही भी थी, क्योंकि अगर आप फिगर्स देखें तो 1960 से लेकर 1973 तक नासा का टोटल एक्सपेंस था $49.4 बिलियन, जिसमें से $25.8 बिलियन तो बस अपोलो मिशंस का था, जो 2020 तक के इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद $482 बिलियन बनते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं इतने सारे पैसों से अमेरिका कितनी स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स बना सकता था। गरीबी लिटरली खत्म हो जाती। यही वजह थी कि कुछ लोग इन अपोलो मिशंस के खिलाफ थे, क्योंकि ये रॉकेट्स को ऊपर जाते और अपने कम्युनिटीज को टूटकर बिखरते हुए देख रहे थे। अब नासा के लिए भी इन मिशंस का कॉस्ट टू वैल्यू को जस्टिफाई करना मुश्किल होता जा रहा था, जिसके कारण नासा को अपोलो 21 तक प्लान किए गए मिशंस को ड्रॉप करना पड़ा। फाइनली अब इतने सालों बाद नासा ने एक बार फिर मून मिशंस प्लान किए हैं। इन मिशंस को नाम दिया गया है आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3। इन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा 2026 को, और इस बार हमारे एस्ट्रोनॉट्स को मून के साउथ पोल में लैंड कराया जाएगा एक्सटेंसिव रिसर्च के लिए। उम्मीद है इस मिशन के बाद ये कंट्रोवर्सीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। पर क्या इन स्पेस मिशन से वाकई आम आदमी को कोई फायदा पहुंचता है? तो इसका सिंपल जवाब है हाँ, बल्कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितने फायदे होते हैं। सबसे पहले एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। नासा को अपने अपोलो मिशंस के लिए चाहिए थी एक छोटी, रिलायबल और फास्ट कंप्यूटर चिप, जो उस समय पर लिटरली इम्पॉसिबल लग रहा था। और तभी सीन में एंट्री होती है फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर्स के रॉबर्ट नॉयस की, जिन्होंने साल 1959 में दुनिया का पहला सिलिकॉन आईसी बनाया, जिसका इस्तेमाल करके MIT के इंस्ट्रूमेंटेशन लैब ने अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर को बनाया। ये वही कंप्यूटर था दोस्तों जिसने इंसानों को वाकई में चांद तक पहुंचा दिया। और नासा की डिमांड इतनी हाई थी कि उस समय अमेरिका में बनी 60% चिप्स सिर्फ अपोलो मिशंस में ही यूज हो रहे थे, जिसके कारण मास प्रोडक्शन शुरू हुआ और प्राइसेस ड्रास्टिकली कम होने लगे। आज आपका स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, मेडिकल डिवाइसेस जैसे MRI, CT स्कैन और गेमिंग कंसोल्स जैसे कि PS5, Xbox, ये सब इसी चिप की अपग्रेडेड फैमिली की वजह से चल पा रही है। टेक्नोलॉजी के अलावा भी कुछ रोजमर्रा की चीजें जैसे कि स्क्रैच रेजिस्टेंट लेंस, मेमोरी फोम जो आज हमारे मैट्रेसेस और शूज में यूज होते हैं, और पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर्स, ये सब इन स्पेस मिशंस की वजह से ही इन्वेंट हुई है। और हाँ, IBM का बनाया सिस्टम 360 कंप्यूटर्स जो स्पेस शिप्स के रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग और कंट्रोल सिस्टम्स में यूज किए गए, वही आज के एयर ट्रैफिक कंट्रोल और ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज का बैकबोन है। यहाँ तक कि ऑनलाइन बैंकिंग सर्वर्स भी इसी लेगेसी की देन है। तो अगली बार जब GPS चला के ऑफिस पहुँच जाओ, या प्लेस्टेशन ऑन करके FIFA खेलने लगो, या MRI मशीन में घुसकर सेल्फी लेने का मन करे, तो याद रखना कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इसमें नासा का भी है। अगर अभी भी आपको अपोलो मिशंस के ऑथेंटिसिटी पर डाउट है, तो आपको बता दूं, सोवियत जो इस रेस में अमेरिका का सबसे बड़ा ओपोनेंट था, उसे सबसे ज़्यादा खुशी होती इस झूठ को एक्सपोज करने में। लेकिन जब अपोलो 11 मिशन के दौरान सोवियत ने अपनी जाइंट रेडियो टेलीस्कोप्स जैसे रतन 600 से लाइव सिग्नल्स ट्रैक किए, तब उन्होंने कंफर्म किया ये सिग्नल्स एक्चुअली मून से आ रहे थे।
इसके साथ ही रशिया के स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के टॉप साइंटिस्ट ने ये कंफर्म किया कि अपोलो मिशन से लाए गए सॉइल और रॉक 100% ऑथेंटिक है और इनका अर्थ पर मिलना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो दोस्तों फाइनली आई होप इस वीडियो को देखने के बाद मून लैंडिंग की कंट्रोवर्सी आपके लिए क्लियर हो गई होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई सवाल रह गया हो या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आई वुड लव टू हैव ए कन्वर्सेशन विद यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। यहाँ पर मिस्ट्री वीडियोस के प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।